किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सच के साथ और मैं हूं पुलकित शुक्ला। सच के साथ के इस कार्यक्रम में हर बार की तरह खेती किसानी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलू लेकर हम आप तक पहुंचाते हैं और आपको रूबरू कराते हैं उन सच से, जिससे के जरिए किसान भाई उन सच से रूबरू होकर अपनी खेती किसानी में तो परिवर्तन करते ही साथ हो रही तमाम समस्याओं का निदान भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ खाद्यान्न की जो बढ़ती हुई मांग है कहीं ना कहीं चुनौती खड़ी करती है और साथ ही साथ अगर हम खाद्यान्न की मांग को पूरा करने की बात करें तो हम देखने को ये भी मिलता है कि किसान भाइयों को ज़्यादा उत्पादन कम समय में भी चाहिए होता है, जिसके चलते अंधाधुंध रसायनों का और उर्वरकों का प्रयोग भी किया जाता है। खेती के अंदर आज तमाम चुनौतियां हैं। उसी जमीन से उत्पादन लेना कितना महत्वपूर्ण और कितना चुनौतीपूर्ण हो गया है जितना उत्पादन लेना पहले आसान था। हरित क्रांति के जरिए हमने देश के खाद्यान्न की मांग को पूरा किया और एक फसल को ज्यादा उगाने का प्रयास किया, लेकिन समय के साथ साथ जैसे खाद्यान्न की मांग बढ़ रही है, तौर तरीकों में बदलाव करना भी आवश्यक हो रहा है। और जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि भूमि पर अनचाहा दबाव पड़ रहा है, इस दबाव को कैसे हमें समाधान करना होगा और इस दबाव को कैसे कम करना होगा ताकि जो हमारी भूमि है उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, जो उत्पादन क्षमता हमारी पहले से बनी हुई थी उसको बरकरार रखा जाए और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन कम किया जा सके। तमाम चुनौतियां आज खेती किसानी के क्षेत्र में है, उसका समाधान किन पद्धतियों का इस्तेमाल करके किया जा सकता है, ये तमाम बातें आज सच के साथ के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे। आज एक ऐसी पद्धति के बारे में बात होगी जिसके बारे में जानना, बात करना और आप तक उन बातों को पहुंचाना बेहद आवश्यक है। जी हाँ दर्शकों, आज हम बात करेंगे पुनर्योजी कृषि पद्धति के बारे में। ये कृषि पद्धति कैसे हमारे जमीन को फिर से जिंदा कर सकती है और इसका नाम पुनर्योजी ही क्यों पड़ा, यानी कि पुनर्जीवित करना है तो पुनर्जीवित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, कौन सी पद्धतियों का इस्तेमाल करना है, उसके क्या स्तंभ हैं, तमाम बातें आज सच के साथ कार्यक्रम में हम जानेंगे। लेकिन हमेशा की तरह चर्चा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले इससे जुड़ी एक विस्तृत रिपोर्ट के साथ। पुनर्योजी कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसका उद्देश्य सिर्फ उत्पादन को बढ़ाना नहीं बल्कि मिट्टी, पानी, जैव विविधता और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना है। दरअसल पुनर्योजी कृषि की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। इस शब्द का तात्पर्य अक्सर मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को बहाल करके मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। इस विधि द्वारा मिट्टी में मौजूद कार्बन की मात्रा का कई गुना भंडारण होता है, जो प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं। पुनर्योजी कृषि क्रियाओं का लक्ष्य कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करना है, जिसे पौधों द्वारा वातावरण से अवशोषित किया गया है, जिससे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का संचयन करने में मदद मिल सके। पुनर्योजी कृषि प्रणाली में कई सिद्धांत शामिल हैं, जैसे जुताई को कम करना या जुताई के बाद मिट्टी के संघटकों को खत्म करना, बिना ढकी मिट्टी की स्थानिक अस्थायी क्रियाओं को खत्म करना, खेत में पौधों की विविधता को बढ़ावा देना और मिट्टी पर पशुधन व फसल कार्यों को एकीकृत करना। पुनर्योजी कृषि के फायदों की बात करें तो इसके कई सारे फायदे हैं। मिट्टी की जुताई करने की प्रथा को खत्म करने या कम करने से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति भी कम हो जाती है। कृषि वानिकी वनीकरण और पुनर्वनीकरण को प्रोत्साहित करती है और बंजर हो चुकी मिट्टी को प्राकृतिक कार्बन सिंक में बदलने में मदद करती है। जैविक उर्वरकों का उपयोग करने से उनके कृत्रिम समकक्षों की मांग कम हो जाती है। पुनर्योजी कृषि से मिट्टी की गुणवत्ता और स्वास्थ्य में सुधार होता है। मिट्टी की बढ़ी हुई जल प्रतिधारण क्षमता भूजल पुनर्भरण की सुविधा प्रदान करती है। मिट्टी की गुणवत्ता को समृद्ध करना कृषि के लिए अधिक भूमि को खाली करने की जरूरत के बराबर है। इस तरह ये मौजूदा जैव विविधता को संरक्षित करती है। फसल कटाई के बाद पशुओं के चरने से उच्च कार्बन अवशेषों को कम कार्बन वाली जैविक खाद में बदलने को बढ़ावा मिलता है। पुनर्योजी कृषि के परिणामों की बात करें तो अन्य फसल प्रणालियों की तुलना में पुनर्योजी खेती आधारित धान, गेहूं, मूंग में कार्बनिक पदार्थ उपलब्ध नाइट्रोजन व पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया गया है। अपने खेतों में मृदा जीव विज्ञान
जैविक पदार्थ और जैव विविधता को बढ़ावा देने से पुनर्योजी किसानों को कीटनाशकों और उर्वरकों पर कम निवेश की जरूरत पड़ती है। ये अपनी कीट संख्या को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं। कुल मिलाकर पुनर्योजी खेती पारंपरिक खेती के तरीकों की तुलना में अधिक टिकाऊ साबित होती है। तो पुनर्योजी कृषि क्या है और कैसे काम करती है, इसके क्या क्या संभाग हैं, ये रिपोर्ट के जरिए हमने समझने का प्रयास किया। लेकिन इसको विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि ज़मीनी स्तर पर कैसे किसान भाई इसका लाभ ले सकते हैं और कैसे जो हमारी भूमि है उसको फिर से पुनर्जीवित करके हम पुनर्योजी कृषि की तरफ आगे बढ़कर अपने उत्पादन क्षमता को बरकरार रख सकते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास एक्सपर्ट से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का तारुफ करा देते हैं उनसे। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी का। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी IRI पूसा से। आपका बहुत स्वागत है सर। आपके साथ हमारे साथ एक बार फिर से खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर तपस कुमार दास जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर तपस जी, आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। इसके साथ ही हमारे साथ एक खास मेहमान हैं डॉक्टर रमेश कुमार झा जी, आप प्रोफेसर हैं एग्रो फॉरेस्ट्री से। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं श्री कुलदीप सिंह जी, आप किसान हैं टटेसर गांव से। आप सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच के साथ में डॉक्टर दिनेश कुमार जी। लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूँगा। समय के साथ बदलते हुए हम बहुत एडवांस हो गए हैं हर तरीके में, लेकिन जब हम बात खेती की कर रहे हैं एडवांस के साथ साथ कहीं ना कहीं हम क्या पीछे होते जा रहे हैं? क्या हमारी खेती किसानी की जो उत्पादन की क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती जा रही है, जिसकी वजह से आज हमें डिस्कस करना पड़ रहा है कि पुनर्योजी कृषि पद्धति को अपनाना चाहिए। तो एक तो ये क्या चुनौती बढ़ गई है और दूसरा पुनर्योजी कृषि क्या है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी परंपरागत खेती है उसको रासायनिक खेती भी कहा जाता है और उस पर ज़्यादा निर्भरता हमारी हो चुकी है और ये टिकाऊ पद्धति नहीं है एक तरह की। यानी इसमें हम रसायनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। रसायनों के प्रयोग से मिट्टी हमारी खराब होती है, जलवायु या पर्यावरण खराब होता है, साथ ही साथ किसानों की लगातार लागत भी बढ़ती जाती है। जैसे एक खास पैदावार लेने के लिए किसी किसान भाई को 1 कट्टा यूरिया का डालना पड़ता था 10 साल पहले, 20 साल पहले। अब उतनी ही पैदावार लेने के लिए आपको 2 कट्टे यूरिया के डालने पड़ेंगे। इसी तरीके से जहाँ तक छिड़काव की बात आती है, दवाइयों का आप छिड़काव करते हैं, बहुत सी फसलों में आपको 4-4, 5-5, 6-6 बार दवाइयों के छिड़काव करने पड़ते हैं। इससे होता क्या है कि हमारे किसान भाइयों की लागत बढ़ती जाती है। जो आदानों की लागत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसी अनुपात में हमारे जो उत्पाद है उनका दाम किसानों को नहीं मिल पाता। कुल मिला के बहुत ज़्यादा लाभकारी जो है खेती बाड़ी का काम रह नहीं गया हमारा। तो इसमें हमें कुछ विकल्प ढूंढने होंगे जिससे कि हम जो आमदनी है वो भी बढ़ा सके, साथ ही साथ जो मिट्टी का स्वास्थ्य हमारी खराब हो रहा है धीरे धीरे उसको भी ठीक कर सकें और जो पर्यावरण है हमारा या वातावरण है उसका भी हम सुधार कर सकें। जो हमारी गैसें वगैरह या और जो हमारे पोल्यूटेंट हैं, जो प्रदूषक हैं, उनकी मात्रा कम की जा सके। तो इस दिशा में जैसे रीजनरेटिव एग्रीकल्चर या पुनर्योजी कृषि की बात हम करते हैं तो ये कोई अलग से कोई खेती नहीं है, खेती विशेष नहीं है। इसमें जो सबसे अच्छी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो क्रियाएं हमारी, उनका समावेश कर लिया जाता है जी। जैसे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, संरक्षण कृषि है, डॉक्टर दास उस पर रिसर्च करते हैं। तो उसकी बहुत अच्छी 3 प्रैक्टिस है, 4 प्रैक्टिस है जो डॉक्टर दास बताएंगे, वो सारी की सारी ली जा सकती हैं। इसी तरीके से प्राकृतिक खेती की पद्धति है जो हमारे बीच में किसान हैं, गांव से आए हैं चौधरी साहब, वो बताएंगे। तो कुछ जो अच्छी चीजें उसकी हैं उनको ले सकते हैं। साथ ही साथ एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे हम बात करते हैं, कृषि वानिकी, उसका समावेश भी हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं सब जगह किया, जहां जहां संभव हो। और जब वानिकी जुड़ जाती है तो उसके साथ जानवर भी जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। और जब जानवर जुड़ जाते हैं तो एक तरह का इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बन जाता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें मिला के जो बेस्ट प्रैक्टिस। डॉक्टर दिनेश जी, आपने बहुत बेहतर बात कही कि सामूहिक प्रयास करना होगा, चाहे एग्रो फॉरेस्ट्री हो, चाहे कंजर्वेशन की बात हो या फिर प्राकृतिक खेती की बात हो। जब समाहित होकर सब चीजें मिलेंगी तभी वो समाधान मिल पाएगा। आपने बहुत बेहतर बात कही और इसी बात को जानने के लिए डॉक्टर रमेश कुमार झा जी मैं आपका रुख करना चाहूँगा। जब एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, इस जो पुनर्जीवी कृषि की बात कर रहे हैं, पुनर्योजी कृषि की हम बात कर रहे हैं, इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री का कितना बड़ा रोल है? और आज हमारे पूरे भारत संभाग की अगर हम बात करें, जो वनों की संख्या है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। पेड़ों की कटाई बहुत ज़ोरों शोरों से है। और जैसे कि जानवरों का भी जिक्र किया गया, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वो पालतू जानवर हो। और जो पालतू जानवरों की बात करें, जैसे गाय भैंस जो किसान भाई, पशुपालक भाई पालते थे, उनके लिए भी कहीं ना कहीं जो चरवाहे की जगह होती थी वो भी कम होती जा रही है। ऐसे में एग्रो फॉरेस्ट्री का बैलेंस बना के रखना और खेती की तरफ इसका पूरा बैलेंस बना के रखना कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है और इसको हम कैसे मैनेज करेंगे आगे? कृषि वानिकी पुरानी पद्धति है
वन में खेती, खेतों में वन, नई विद्या विज्ञान की जय 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 कृषि वानिकी। इसमें हम लोग पेड़ के साथ साथ सब फसल उगाते हैं। तो पहले भी हम लोग उगाते आ रहे हैं, लेकिन अब जो हम उगाते हैं उसमें वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हैं। पेड़ जो है ये जान रहे हैं कि किसी भी जगह के वातावरण को शुद्ध करता है, शुद्ध वायु देता है, शुद्ध जल प्रबंध करता है और उसके साथ खेती के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। जी। हम देखते हैं कि जब हम पेड़ लगाते हैं तो गर्मी के दिन में वहाँ का जो वातावरण का टेम्परेचर है, तापक्रम है, जो बाहर में 33 डिग्री के आसपास रहता है, पेड़ के पास चले जाइएगा तो 23 से लेकर के 25 डिग्री के आसपास रहेगा। जी। तो वो जो है उसके नीचे जो फसल उगाते हैं उसके लिए वो अनुकूल वातावरण देता है। साथ साथ जो फसल है वो तो क्लाइमेट के प्रति अनुकूल है, लेकिन उसका जो सॉइल का जो टेम्परेचर है वो जल्दी बढ़ता नहीं है, जल्दी घटता नहीं है। लेकिन यदि पेड़ के साथ हम फसल लगाते हैं तो सॉइल के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, जिससे कि उसमें फलन बहुत अच्छा आता है। साथ साथ जो पेड़ से पत्तियां गिरती हैं उससे ऑर्गेनिक मैटर जो है, कार्बनिक पदार्थ उस खेत में संतुलित मात्रा में बनी रहती है, जिससे कि जमीन का कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ जाता है और जो आप खाद उर्वरक जो भी देते हैं वो आसानी से पौधे ले लेते हैं। इस तरह से प्रकृति जो है फसल के लिए एकदम अनुकूल वातावरण तैयार करता है। तथा साथ साथ बहुत ऐसे फसल हैं, जैसे तेलानी फसल है, उसका ज़्यादातर पॉलिनेशन जो है इंसेक्ट के द्वारा होता है। और ये पेड़ जो है क्या करता है कि जो उसका अंडा है पेड़ की पत्तियों पर देती है और उससे जो लार्वा निकलता है वो उसको खाती है और फिर जब वह तितली के रूप में बन जाता है तो पोलिनेशन में काम करता है। और बहुत ऐसी फसल है जिसमें यदि पोलिनेशन ठीक से नहीं होता है तो उत्पादन 30 से 40% तक घट जाती है। बिल्कुल सही बात। तो ये जो है पोलिनेटर को बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है। इसके साथ साथ जो पत्तियां हैं जैसे सुबबुल है, उसका चारा बहुत अच्छा होता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है, डाइजेस्टिबल प्रोटीन की। उसी तरह से ग्लिरिसीडिया है, उसी तरह से जंगली जिलेबी है और बहुत सारे लेगुमिनस है। शीशम भी एक लेगुमिनस प्लांट है। ये जो है नाइट्रोजन फिक्स मिट्टी में 320 केजी पर हेक्टेयर से ज़्यादा भी करता है। और साथ साथ जब पत्ती गिरती है तो पत्ती जो है मिनरलाइजेशन, मतलब कि उसमें मिट्टी में मिलने के बाद उसमें न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है, जिससे जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम इसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। इस तरह से फसल के उत्पादन में उर्वरक से लेकर के पोलिनेशन में मदद करता है। इसलिए कृषि वानिकी आजकल की पद्धति बून है। इसीलिए ये बताया गया है कि जो हमारा कमांड एरिया है उसमें 33% वन होना चाहिए और कैचमेंट एरिया जो है जहाँ पानी बारिश होती है वहाँ 66% होना चाहिए। लेकिन किसान इतना अपने खेती में समावेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है 55 से लेकर के 65 प्रति पेड़ यदि 1 हेक्टेयर में लगाएंगे तो उस जगह का वातावरण संतुलित रहेगा, सॉइल में मॉइस्चर बना रहेगा, सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी। और इस तरह से कुल मिलाकर बात यह है कि वन में खेती, खेती में वन, इस बैलेंस को बना के चलना होगा, तभी जो हमारे लक्ष्य हैं और जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो कारगर साबित होंगे और जमीन स्तर पर हम बदलाव देखने को मिलेंगे। हमारे जो किसान हैं उनका रुख कर लेते हैं। कुलदीप जी, आपका रुख करते हैं। जैसे डॉक्टर झा जी ने कहा कि हमें वन में खेती और खेती में वन के बैलेंस को बना के रखना चाहिए कुलदीप जी, लेकिन अगर आज के किसानों की बात करें, क्या आपको लगता है कि किसान भाई इतने जागरूक हैं कि वो अपने फसल से समय निकाल कर इस सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं कि पहले अपने खेत में मैं बाउंड्री पे ही सही या फिर इस तरह की कोई ऐसी जगह का चुनाव करके पहले पेड़ों को लगा लूं फिर अपनी फसल की तरफ ध्यान दूं? एक, ये कमी किस बात के लिए है? किसान भाई इससे पीछे क्यों हटता है? दूसरा, आज के समय में किसान भाई ज़्यादा जल्दबाजी के चक्कर में कि हमें कम समय में ज़्यादा उत्पादन चाहिए, इस होड़ में लगे हुए हैं। क्या आप ये बात सहमत हैं? नहीं, जैसे कि हम पुनर्योजित जो कृषि है इसमें मुख्यतः सीधा शब्द से ही पता लग रहा है कि हम दोबारा उसी पद्धति पे आए जहां से हम चले थे। सीधी ही बात है जी। दूसरा, हमने बीच में कुछ समय ऐसा गया कि हमने बहुत सारे पेड़ तो काटते ही रहे, अभी भी काटते जा रहे हैं, लेकिन लगाने शुरू नहीं किए। अब थोड़ा सा दोबारा से लोग जागरूक तो हुए हैं कि पेड़ पौधे लगाने दोबारा से शुरू हुए हैं अपने खेतों में भी और बाहर जो खाली जगह पड़ी हैं उनमें भी, रोड के साथ भी। अब लोग जागरूक हुए हैं, जवान जो लोग किसान हैं वो जागरूक हुए हैं कि वो पेड़ लगाना जो है
उन्होंने शुरू किया है। जी। ईश्वर ने कुछ इस प्रकार की पद्धति दी है कि वो चारों तरफ यानी कि एक सर्कल बनाया, जैसे वाटर सर्कल, ऐसे ही फसल सर्कल भी एक इस प्रकार का होना चाहिए कि जो वेस्टेज मिलता है फसल से वो सारा का सारा हम भूमि में ही उसको मिला दें, वो सारा गल के सड़के उसमें पानी में और दोबारा से वो खाद के रूप में बन करके और फसल को लाभ देता है। तो ये सारी चीज़ें पेड़ पौधों से भी हैं और जो फसल से भी वेस्टेज है, जैसे हम आग वगैरह लगा देते हैं फसल कटने के बाद, तो वो सारा अच्छा नहीं, ठीक नहीं है भूमि के लिए, हमारी उसके लिए, और जो है सारा दोबारा से एक भूमि को हमें जीवित करना होगा यानी कि, और उसमें सारा का सारा वेस्टेज जैसे खरपतवार है हम उसको उखाड़ करके क्या करते हैं कि बाहर डाल देते हैं खेत से जी, वो भी हमें वहीं पर डाल देनी चाहिए खेत में ही, उसमें बीज बनने से पहले ही उखाड़ देना चाहिए और वहीं खेत में डाल दें और वो गल के सड़के उसमें जो है वो सारा का सारा उसका खाद के रूप में आ जाता है। तो ये चीजें हमने बहुत ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का, किसानों को भी, सबको हमें ध्यान रखना चाहिए। फसल अवशेषों का प्रबंधन उचित तरीके से करेंगे तो हमारे जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकेंगे। जी, आपका भी ये बहुत अच्छा सुझाव है। डॉक्टर दास जी, आपका रुख करते हैं, कौन से ऐसे गैप्स हैं जिसको हम फिल नहीं कर पा रहे? किसान भाई बहुत प्रयास करते हैं, हम तरह तरह के प्रोग्राम करते हैं। आपने अभी बीते समय में देखा कि कृषि मेलों का आयोजन किया जाता है। हमारे जो कृषि मंत्री थे वो गांव-गांव जाकर लोगों से मिले भी, उनकी समस्याओं को जाना। जितने हमारे केवीके के वैज्ञानिक थे, पूसा के वैज्ञानिक थे, इन सब वैज्ञानिकों को जमीनी स्तर पर उतारा गया, किसानों से संवाद कराया गया, अपनी समस्याएं रखिए या अपनी समाधान पाइए। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो गैप रह पा रहा है। वो कारण कौन से हैं सर जिसकी वजह से हम वो गैप को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और किस तरीके से हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे? जैसे कृषि प्रौद्योगिकी का जो हम बताते हैं किसान भाई को, और एक्चुअल फील्ड में उनका इस्तेमाल करने के लिए, प्रयोग करने के लिए थोड़ा सा जो तकनीकी का प्रयोजन होता है, आवश्यक होता है, वो कभी कभी किसान भाइयों के पास वो कमी में होता है। और कभी कभी जो हमारा जो नॉलेज, जो ज्ञान हम देते हैं उनका सही तरह से उनका इस्तेमाल मतलब प्रयोग नहीं हो पाते, एक है। और कुछ हमारा आजकल ज़्यादातर जो हमारा कृषि प्रौद्योगिकी है और ज़्यादा जगह मेकानाइजेशन के बात बोलते हैं, जहाँ जो बड़ी किसान वाली बात है, जहाँ मेकानाइजेशन मशीन वाला है। जैसे अभी साहब जी ने बताया, जो हम कम जुताई करके और जैसे फसल का अवशेष आप उनमें मतलब छोड़ दे, इस तरह कर पाए, तो वो तकनीक अपनाने के लिए थोड़ा मशीन का मतलब जैसे ट्रैक्टर का और आपका जो और खाली मतलब जो बिना जुताई में खेतों में बुआई करने के लिए जो आपका हैप्पी सीडर, कुछ मशीन का ज़रूरत होता है। कभी कभी किसानों के पास जो सीमांत किसान होता है उनके पास उपलब्ध नहीं हो पाते। कभी कभी वो कुछ तकनीकी किसान के जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के कारण, कुछ कभी थोड़ा सा नॉलेज के गैप के कारण वो नहीं हो पाता है। लेकिन हमारा जो शोध से जो पाया गया तकनीकी है, उनका किसानों को खेत में अपनाने के लिए थोड़ा सा कभी कभी जो टेक्नोलॉजी है उसका रिफाइनमेंट का भी थोड़ा ज़रूरत होता है। तो उन्हीं के साथ करने के लिए ये सारे चीज़ हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और हमारा तकनीकी किसानों के खेत तक पहुंचाने के लिए जैसे किसान, वैज्ञानिक सब एक साथ एकजुट होके प्रयास करना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। सिर्फ कोई अकेला मतलब जैसे किसान अकेला भी नहीं कर पाएगा, साइंटिस्ट अकेला भी नहीं कर पाएंगे, तो दोनों का एक साथ मतलब एक साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। जी, तो जिस तरीके से हमारी खेती पर दबाव पड़ रहे हैं, जिस तरीके से हमने शुरुआत में बताया कि तमाम जो अनचाहे रासायनिक का प्रयोग है या फिर यूँ कहें कि ज़्यादा उत्पादन लेने की जो होड़ है और खाद्यान्न की जो मांग बढ़ रही है, इसके चलते जो दबाव पड़ रहा है भूमि पर, उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास पुनर्योजी कृषि कुल मिलाकर कहने का एक तरीका है। और उसके कौन कौन से संभाग हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो उस पर असर डालते हैं, उसको भी हमने समझने का प्रयास किया। फिलहाल कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे और विस्तार लेंगे इस विषय पर, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें सच के साथ। बारिश हो या हो तूफान,
ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, फल नहीं आए। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर दिनेश जी, पुनर्योजी कृषि की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके पीछे के सिद्धांत क्या हैं और इसके लक्ष्य क्या हैं, इसके पीछे प्रयोग क्या है? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे देश के एक पोएट थे शकील, उन्होंने 2 लाइनें कही थी, बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यहीं रहेगी। यानी ऐसी खेती, पहली बात तो वो बिगड़े ही ना, डिस्टरबेंस आप करते रहें, कोई समस्या आ जाए, कोई विघन आ जाए, तो ऐसी खेती कुछ बिगड़े ही ना उसका खेती का। या फिर अगर बिगड़ जाए, कोई कमी आ जाए, कोई विघन आ जाए उसमें, तो वो अपने आप ही उसको सुधार ले, अपने आप ही उसका पुनर्योजन कर ले। ऐसी खेती वास्तव में जो है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर होती है। अब इसमें कोई एक प्रैक्टिस नहीं होती, इसमें ध्यान हम देते हैं कि एक तो मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़े, मिट्टी में कार्बन की मात्रा लगातार बढ़ती रहे, जिससे कि बहुत ज्यादा फायदे होंगे इसके। बाद में हम चर्चा करेंगे क्या फायदे होंगे कार्बन बढ़ने के। दूसरा, पर्यावरण संतुलन बना रहे, उसका प्रदूषण कम से कम हो और यहाँ तक कि उसका सुधार हो। हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो स्वस्थ हो, अच्छा हो, और खास करके जो हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य है उस पर ज़्यादा इसमें ध्यान दिया जाता है। और इसके लिए हमें कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जैसे मल्चिंग है, कवर क्रॉप है, और जो हमारी देसी खाद है उनका प्रयोग हमको बढ़ाना है, फसल चक्रों को अपनाना है, एग्रो फॉरेस्ट्री को शामिल करना है, जानवरों को शामिल करना है। जो सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको हमें प्रयोग में लाना है, और रसायनों का न्यूनतम या ना के बराबर प्रयोग करना है। और साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान फसल विविधीकरण का होता है। फसल विविधीकरण अगर हमने ठीक से कर लिया तो मिट्टी का स्वास्थ्य तो ऑटोमेटिक ही सुधार आएगा उसमें। इसी तरीके से कीट रोग बीमारी, और यहाँ तक कि खरपतवार, डॉक्टर दास बैठे हुए, खरपतवारों को भी हम फसल चक्र से नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं। मल्चिंग खास करके कम जुताई करना, इनके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, और इन सब का हम समावेश कर लें, जो अच्छी प्रैक्टिसेस है, बेस्ट प्रैक्टिसेस है, इस तरह की समावेश कर लें, तो वही हमारी रीजनरेटिव एग्रीकल्चर हो जाती है। जी डॉक्टर झा जी, आपका रुख करते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि पेड़ों को लगाना होगा, वन में खेती, खेती में वन। अगर इस संरचना को हम बात करें, ज़मीनी स्तर पर अगर मैदानी इलाकों में जो किसान भाई खेती करते हैं, अगर उन तक इन बातों को पहुंचाना होगा तो हम संरचना कैसे बनाएं? मान लीजिए मैंने धान की फसल ली है, तो मैं कौन से पेड़ों का चुनाव कर सकता हूं, या फिर कोई फसल चक्र अपना के मैं फसलें बदलाव कर रहा हूं, तो कौन से पेड़ों का चुनाव करके अपने खेत की मैं पेड़ भी लगा लूं और मेरी फसल भी तैयार हो जाए? कुल मिलाकर उन संरचनाओं को हम कैसे समझें, कैसे बनाएं और कैसे चुनाव करें? कृषि वानिकी में हरियाली है जहाँ जलद भी उसी खंड के वासी, पर मरु की भूमि रह जाती है प्यासी की प्यासी। तो जहाँ पेड़ होगा वहाँ बादल आकर्षित होगा, और जहाँ बादल आकर्षित होगा तो वर्षा होगी, और वर्षा से हमारा फसल लहला जाएगा। लेकिन किसान जो है पेड़ लगाने से डरते इसीलिए हैं कि पेड़ से छाया होता है। लेकिन कोई भी पेड़ ऐसा ले लीजिए, शीशम का ही पेड़ ले लीजिए, उसमें देखिएगा कि कुछ शाखा जो है उसका 45 डिग्री पर निकलता है, कुछ शाखा 90 डिग्री पर निकलता है, कुछ शाखा 120 डिग्री पर निकलता है। तो हमको उस तरह का पेड़ जो कि 90 और 120 के आसपास शाखा निकलता है, उसमें सेल्फ प्रूनिंग एबिलिटी होती है, उसकी जो डालियां होती हैं अपने आप झड़ जाती हैं। तो जब अपने आप डाली झड़ जाएगी तो उसमें जो है
आप देखिएगा कि उसमें फसल में छाया नहीं होगा और छाया के चलते जो फसल उत्पादन में कमी होती है वो नहीं हो पाएगी। यदि आप उस तरह का पेड़ नहीं खोज पाते हैं तो कुछ ऐसे जैसे पॉपुलर के पेड़ हैं, पॉपुलर में जो है जनरली 6 से 7 महीने तक पत्तियां निकलती हैं, लेकिन उसके कुछ क्लोन है, जैसे 2502 एक क्लोन है जो नीदरलैंड से अभी डेवलप की गई है, तो उसमें सिर्फ 2 महीना ही पत्तियां रहती हैं और वो भी गर्मी के महीने में, और उसका उत्पादन भी 50 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर से ज़्यादा है। तो उस तरह के फसल में उस तरह के क्लोन को यदि आप अंतर्वर्तित करेंगे, उसके साथ लगाएंगे, तो आपके उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी। या फिर आप जो यदि प्रकाश चाहक पेड़ लगाते हैं तो वैसे फसल को लगाना पड़ेगा जो कि प्रकाश को उतना लाइक नहीं करते हैं। जैसे कि आप हम लोगों ने ये इसके साथ पॉपुलर के साथ भी और आंवला के साथ भी ये जो हल्दी की 4-5 वैरायटी लगाई थी, लेकिन जो राजन सोनिया हमारे पूसा से निकली वैरायटी, उसके उत्पादन में 30% तक कमी आएगी। लेकिन दूसरी वैरायटी एक नदिया से निकली है, वो वैरायटी जो है उसके उत्पादन में कमी नहीं है आई, उतना ही मिला, लेकिन उसमें यही है कि कर्कुमिन कम है। तो इस तरह के काम में अभी अनुसंधान करने की आवश्यकता है, लेकिन पेड़ के चुनाव के साथ साथ फसल का भी चुनाव करने में सावधानी बरतनी पड़ेगी। दूसरा, यदि फसल ज़्यादा प्रकाश चाहक है तो आप पेड़ से पेड़ की दूरी को बढ़ा सकते हैं, जैसे 12 गुना 12 मीटर के दूरी पर लगाएं, या फिर स्ट्रिप प्लांटेशन में लगाना है तो 12 गुना 2 पर लगाइए और फिर जो है 12 मीटर पर दूरी, तो उसमें आपका ट्रैक्टर भी चल पाएगा, फसल में छाया भी नहीं होगी। या फिर इस तरह के फसल पेड़ को लगाएंगे जिसमें बहुत पत्तियां झड़ जाती हैं और उस समय झड़ती है जबकि आपके फसल का जर्मिनेशन होते रहता नहीं, होने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो इस तरह से यदि फसल के आइडियोटाइप और पेड़ जो आपका पेड़ है उसका आइडियोटाइप में एक तरह का समानांतर चाहक बना लेंगे, एक दूसरे का लवर बना लेंगे, तो आपका फसल के साथ साथ जो है पेड़ का भी उत्पादन बढ़ेगा और फसल का भी उत्पादन बढ़ेगा। हम लोग देखें कृषि वानिकी पद्धति में जो आप फसल के लिए खाद देते हैं और वही खाद से पेड़ की भी वृद्धि हो जाती है तथा फल में जो फटने वाली बीमारी है वो नहीं होता है और फल बहुत अच्छा होता है। तो यदि कहीं पर आपको कुछ थोड़ा सा कमी होगी तो फल के उत्पादन में या बीज उत्पादन में ज़्यादा उत्पादित करके आपको कृषि वानिकी हमेशा लाभकारी ही रहेगा, वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरा, ऑर्गेनिक मैटर के बढ़ने से जो आप खाद पानी देते हैं तो उसको जो है प्लांट बहुत तेजी से अपनी ओर खींच लेता है और खींचने के बाद जो है उसकी उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। तो कृषि वानिकी में जो पेड़ है, पेड़ और फसल के बीच में एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाना पड़ेगा और उस सामंजस्य पर ज़्यादा अनुसंधान करना पड़ेगा जिससे कि हमारे किसान भी लाभान्वित होंगे, साथ साथ हमारा जो पेड़ से और बहुत सारे लाभ हैं जैसे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, साथ साथ जो है ये जब पेड़ से जो पत्तियां गिरती है तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है। आप यूकलिप्टस के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन हम लोगों ने धान के साथ उसके अंतर्वर्ती फसल लगाया था तो उसकी जो पत्तियां होती हैं उसका मिनरलाइजेशन बहुत फास्ट होता है और उससे जो है उसमें एक जिंक का है, वो जिंक जो है उसमें मृदा में उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जो धान के लिए बहुत जरूरी है। तो पेड़ जो है जितने भी लिमिटिंग फैक्टर हैं फसल उत्पादन में उसके कमी को पूरा करते हैं। जैसे कि आप पूरक की तरह काम करते हैं। जी डॉक्टर झा जी, मैं लौटूंगा आपके पास, फिलहाल कुलदीप जी का रुख कर लेते हैं। कुलदीप जी, क्योंकि हमारे देश के जो किसान हैं ज़्यादातर वो छोटे और मार्जिनल किसान हैं, अगर हम जैसे आपने बात करी कि जो फसल अवशेष हैं उनका प्रबंधन कर दिया जाए, लेकिन किसान भाइयों के पास जानकारी नहीं होती और जो छोटे किसान हैं उनके पास इतना समय नहीं होता कि उन फसल अवशेषों का प्रबंधन करके आगे बढ़े। आपके नज़रिए से आप क्योंकि खुद एक किसान हैं, आपके क्षेत्र में जो किसान भाई खेती करते हैं वो कितने जागरूक हैं, और अगर आपकी खुद की प्रैक्टिसेस की मैं बात करूं तो आपने कौन कौन से तौर तरीकों को अपनाकर अपनी मिट्टी की सेहत को बना के रखा है, और कौन कौन से ऐसे किसानों को जागरूक करते हैं आप कि जिसके जरिए किसान भाई जो पुनर्योजित कृषि की हम बात कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं उसको रोजाना जिंदगी में शामिल करें? देखो, इसमें जो है किसान तो मैंने बताया कि पेड़ पौधे अब दोबारा से लगाने शुरू किए हैं। एक सरकार की तरफ बड़ी दबाव है कि वे पेड़ काटना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार क्या होती है कि मजबूरी होती है किसान की पेड़ काटना, कहीं ना कहीं वो मजबूरी हो जाती है कि पेड़ काटना,
तो उस डर के कारण भी कई बार किसान पेड़ नहीं लगाना जो है बीच में जो छोड़ा या भी थोड़ा सा लगाने जो लगे हैं, तो वो भी एक काफ़ी दबाव रहता है कि भाई हम यहाँ लगा देंगे तो कल को अगर कोई योजना हमको वो करते हैं या पेड़ नुकसान करता है फसल में, तो उसको काटना जो है वो काफ़ी बड़ा भयंकर सरकार का दबाव हो उस चीज़ पे, तो वो भी कहीं ना कहीं लोगों को पेड़ को काटने से रोकता है। दूसरा जो छोटे किसान हो गए, तो वो ऐसी बात नहीं है, सभी जागरूक हैं आज के दिन, सभी के पास सभी टेक्नोलॉजी जैसे कि हाई टेक्नोलॉजी आई है हमारे पास, मोबाइल आदि हैं, तो वो सब उस चीज़ के लिए जागरूक हैं और उस तरफ बढ़ भी रहे हैं और अपनी इसी तरह के जो अपनी नई तकनीकियां हैं उनको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा प्राकृतिक खेती की तरफ, अभी ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोग थोड़ा सा कम जागरूक हैं, लेकिन होना पड़ेगा, क्योंकि हम किसके लिए पैदा कर रहे हैं जी? अपने के लिए, पेट के लिए, यानी कि अपने स्वास्थ्य के लिए, खाने के लिए हम पैदा कर रहे हैं, और वही हमें कोई नुकसान कर रहा है, वही चीज़ें हमें ज़्यादा नुकसान कर रही हैं, बीमारियां फैला रही हैं, तो उसको रोकने के लिए हम ऑर्गेनिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कुछ किसान जागरूक हुए हैं। किसानों को ये भी लगता है कि हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमें उत्पादन कम मिलता है। क्या आप इसी से सहमत हैं कि अगर हम प्राकृतिक खेती के जरिए किसी भी फसल का उत्पादन करें तो क्या उत्पादन कम होता है पुराने तरीकों को अपनाने के बाद? शुरू में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर उसमें हम आ जाते हैं कि तो धीरे धीरे उसी रो में पैदावार आ जाती है, कोई कम नहीं रहती है भाई, बहुत ज़्यादा कम होती है शुरू में 1-8 साल जो है हम जब तक, लेकिन थोड़ा सा उसमें हमें दोनों तरफ से वो चलें, जैसे कि हमें 2 कट्टे यूरिया के, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 2 कट्टे लगा रहे हैं तो उसमें से 1 कट्टा लगाएं, और साथ में जो है अपनी इसको भी करें, अपने खाद वगैरह जो है वो भी डालें, धीरे धीरे उस खाद को, रासायनिक खाद को बंद कर दें और उस खाद को बढ़ा दें, और उसको रिसाइकल जो है, जो फसलें जो अलग अलग बोएं, कभी दलहन फसल बो दी, कभी तिलहन बो दी, कभी लगातार एक ही फसल को, ना जिस बार जैसे गेहूं बोते रहे, धान बोते रहे, उसी फसल को रिपीट करते रहें, तो वो चीजें अगर हम करेंगे तो वो धीरे धीरे पैदावार उसी स्थिति में आ जाती है। जी डॉक्टर दास जी, आपका रुख करते हैं। अगर हम बात करें प्रैक्टिसेस को लेकर, कंजर्वेशन को लेकर, कौन से प्रैक्टिसेस को हमें अपनाना चाहिए और उस पर कितना काम करने की जरूरत है अभी? नमस्कार सर, मैं तो इस संदर्भ में मैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर यानी संरक्षण कृषि का बात करूंगा, जो पुनर्योजी कृषि के बराबर एक मतलब उसके बराबर है, और इसमें 3 प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। जैसे एक है कम जुताई में मिट्टी को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करके खेती करना, दूसरा है हमेशा मिट्टी के ऊपर फसल अवशेष का आच्छादन रखना है, और फसल विविधीकरण है। ये 3 मुख्य प्रिंसिपल को लेके हम चले तो हम इसमें हमने पिछले 16 साल से पूसा में हम इसमें काम कर रहे हैं, और किसानों का खेतों में भी हमने इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया, और इससे जो खास दर में धीरे धीरे, जो मैं पहले बोल रहा हूँ, जो रिसोर्स का कैसे सेविंग होता है, पानी का करीब 30 से 40% का बचत होता है, लेबर का बचत होता है, इसमें आपका सीड बीज दर का जो है, धान गेहूं फसल चक्र में करीब 20 से 25% बीज दर का मतलब आपका सेविंग्स होता है, और सबसे जो अहम बात जो हर अभी रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर में क्या मतलब कहा जा रहा है, जो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जब आप फसल अवशेष मिट्टी के ऊपर रहेगा हमेशा, और उसमें फसल विविधीकरण होगा, एक से जगह 2-3 फसल होगा, ये होता रहेगा, उसमें हमेशा मिट्टी में आपका जो लिविंग रूट्स, जड़ प्लांट का जो जड़ होता है वो रहेगा, तो उससे मिट्टी के अंदर जो आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, उसका मात्रा, उसका जो संख्या बहुत बढ़ जाते हैं, और उसी से सॉइल के अंदर जो मिनरलाइजेशन, बहुत सारी प्रोसेस अच्छा होता है। और जो आज जो बात हो रहा है, जो कार्बन वाली बात है, कार्बन हम बोलते हैं मिट्टी हमारा माँ है, और इसमें जब हम फसल अवशेष रखते हैं, धीरे धीरे उसमें कार्बन का मात्रा बढ़ जाता है, और करीब हम देखा करीब 15-16 साल से करीब 60 से 90% कार्बन बढ़ गया 0 to 5 सेंटीमीटर लेयर में मिट्टी में, और नीचे और भी है 50 से 60% तक कार्बन का बढ़ा। कार्बन क्या होता है, कार्बन ऐसे मतलब फसल का ये नहीं है, मतलब जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस होता है इस तरह पोषक तत्व नहीं है,
लेकिन कार्बन हो करता है जो कार्बन को हम कहते हैं जो एक बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा। मिट्टी में जब कार्बन होता है, कार्बन मिट्टी के अंदर जितना प्रोसेस चलता है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस चलता है, जैसे आपका नाइट्रोजन का मिनरलाइजेशन, फास्फोरस का मिनरलाइजेशन, पोटेशियम का अवेलेबिलिटी, माइक्रोन्यूट्रिएंट का अवेलेबिलिटी, जो पानी धारण क्षमता, और ये सब चीज़ को कंट्रोल करता है कार्बन। तो कार्बन का मात्रा बढ़ाना इसीलिए अहम मुद्दा है, ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का है। और उसी में फसल अवशेष हम रखेंगे किसी तरह, जो कुलदीप जी ने बोला, किसी भी तरह हम फसल अवशेष हो, चाहे कोई भी हो, जैसे खरपतवार जो बीज आने से पहले, फूल आने से पहले खरपतवार को उखाड़ के उसी में फेंक दे, किसी तरह मिट्टी में हम जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो बोलते हैं हम, उसका मात्रा हम बढ़ा दे मिट्टी के अंदर, तो वो धीरे धीरे आप उसमें आपका फसल अच्छा होगा। क्योंकि मिट्टी का सेहत अच्छा होगा, बोलता है ना, एक हेल्दी मदर की बात पे हेल्दी चाइल्ड। माँ स्वस्थ हो तो बच्चा भी पैदा अच्छा करेगा। बिल्कुल। तो सॉइल मिट्टी आपका अच्छा हो तो बच्चा भी अच्छा, मतलब अच्छा आपका पौध होगा और उसमें आपका फसल भी अच्छा होगा, पैदावार भी अच्छा होगा। ये चीज़ हमें ध्यान में रखते हुए ये जो संरक्षण कृषि है, इसमें मैं बाद में अभी ये भी बोलना चाहता हूँ, इसमें हमने अभी पाया जो इसमें नाइट्रोजन का जो प्रयोग हम करते हैं, इसमें 25 से 30% नाइट्रोजन का प्रयोग कम हो गया। फास्फोरस पूरा का पूरा फास्फोरस कम हो जा सकता है, फास्फोरस और पोटेशियम का तो कमी है ही उसमें। तो ये फसल अवशेष से ये सब पोषक तत्व तो धीरे 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 मिट्टी में जमा होता है और उससे आपका फसल, मतलब मिट्टी का हेल्थ बहुत ही अच्छा होता है। और एक चीज़ बात है, ये है जो ग्रीन हाउस गैस हम बोलते हैं ना, जो उसका जो उत्सर्जन हो रहा है, उसमें भी इसमें धीरे धीरे, पर्टिकुलरली जैसे हम रुपाई वाली धान करते हैं, तो रुपाई वाली धान में मीथेन इमिशन जो होता है, जो मीथेन का इमिशन अभी जो सीधी बिजाई धान करेंगे और फसल अवशेष के साथ, उसमें करीब 35 से 40% मीथेन का उत्सर्जन कम हो, नहीं 60 से 70% मीथेन का कम हो जाता है। ये सारी बातें तो ठीक है, ये तमाम आपने जो एलिमेंट्स के नाम बताए, तमाम कार्बनिक पाद है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, एलिमेंट्स है, ये अलग बात है। लेकिन इन सब चीज़ की जानकारी लगभग हमारे किसान भाइयों को होती भी है और किसान भाई जागरूक भी होते हैं, कई प्रकार के हम प्रोग्राम भी करते हैं। बात यहाँ पर ये आती है कि जब हम बात करें पुनर्योजी कृषि, इसको बढ़ावा देना है, तो किसान भाई उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कैसे अपने आप को आगे लेकर आए? कहीं ना कहीं वो पीछे हैं, अभी उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। उनको पता है कि हम पराली जलाएंगे तो नुकसान होगा, प्रदूषण होगा। उनको पता है कि फसल विविधीकरण अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल तो अच्छी होगी, साथ ही साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, बात यहाँ पर ये भी आती है कि उनको हमें आगे लेकर आना है, उनको समझाना है कि आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि अगर हम आम खाएंगे, सेब खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन खाते नहीं है। ये समझ रहे हैं डिफरेंस आप? निश्चित तौर पे किसानों को अब समय आ गया है, ये सारी बातें समझनी होंगी और उन्हें अपनाना पड़ेगा। क्योंकि जो अच्छी चीज़ होती है, अच्छा ज्ञान होता है, वो आपको खुद ही लेना पड़ेगा। अगर अपनी खेती को हमें टिकाऊ बनाना है तो उस तरफ ध्यान देना होगा। सरकार या कोई भी संस्था सब कुछ आपको नहीं दे सकती, ज़्यादातर चीज़ें आपको ही लेनी है। आजकल तो मोबाइल से, फ़ोन से बहुत तरह की जानकारी मिल जाती है, विशेषज्ञों से आप जुड़ सकते हैं। आपको आगे बढ़ना है, यानी आपको प्यास लगी है तो कोई के पास आपको ही जाना, आपको ही सीखना, आपको ही समझना है। जहाँ तक पुनर्योजी खेती की बात है, इसकी सारी की सारी जो क्रियाएं हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। ये हमारी लागत को कम करेंगी, पहला तो फायदा ये होगा। बिल्कुल। दूसरा, जैसे सिंचाई की बात है, पानी की लगातार कमी होती जा रही है, चाहे जैविक खेती हो, चाहे एग्रो फॉरेस्ट्री हो, चाहे डॉक्टर दास ने संरक्षण कृषि बताया, सारी की सारियों में पानी की बचत होती है। डॉक्टर दास अभी बताने वाले थे, लेकिन मैं बता देता हूं कि भाई पानी की बचत सब में होती है। क्यों होती है? उसकी जड़ है कार्बन। डॉक्टर दास ने बताया कि अगर हम मिट्टी में कार्बन बढ़ा लें, जैविक पदार्थ को बढ़ा लें, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मिट्टी का कटाव रुकेगा, पहला काम तो यही होगा। संरचना में सुधार होगा और जो हमारी जल धारण क्षमता है वो बढ़ेगी। जैसे जैसे हम मिट्टी में जैव पदार्थ बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आपकी सिंचाइयों की संख्या कम हो जाएगी। अगर सिंचाई की संख्या कम होगी तो आपकी लागत कम होगी। दूसरा, अगर हम कार्बन को लगातार अपनी खेती में बढ़ाते जाते हैं तो आगे चल के कार्बन क्रेडिट किसान भाइयों को मिल सकते हैं और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ सकती है। अब समय आ गया है किसान भाइयों को कार्बन क्रेडिट के बारे में जानने का, कैसे इसका आप लाभ ले सकते हैं। और जैसे फसल विविधीकरण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका घटक है। उससे क्या होगा कि पहला तो हमारे घर का स्वास्थ्य
बढ़ेगा। मिक्स खेती करेंगे, अलग अलग तरह के उत्पाद करेंगे, दाल करेंगे, सब्जी करेंगे, दलहन तिलहन सब तरह के करेंगे, तो हमारा अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आप घर से खाते हैं और उसमें रसायनों का प्रयोग बहुत कम होगा, उससे भी हमारी लागत घटेगी, मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ेगा और हमारा स्वास्थ्य बढ़ेगा और पर्यावरण का भी स्वास्थ्य बढ़ेगा। तो आज नहीं कल इस तरह की जो क्रियाएं हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो हमें अपनानी ही पड़ेंगी। दूसरी तरफ एग्रो फॉरेस्ट्री की बात डॉक्टर साहब ने विस्तार से बताई, इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, तो इन सब चीज़ों को मिलाकर हम निश्चित तौर पे आगे बढ़ सकते हैं। जी, सामूहिक प्रयास करने होंगे। कई बार इसका जिक्र किया गया कि न केवल सिर्फ एक पद्धति को, सब मिलाकर सामूहिक प्रयास हम करेंगे तभी उन लक्ष्यों को पा सकते हैं। और किसान भाई, जैसे कि आप अभी उत्पादन ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ जो भूमि की जोत की संख्या, जोत वाली भूमि है, वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। बंजर भूमि एक तरफ बढ़ती जा रही है, उसका भी कोई ना कोई समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, खाद्यान्न की मांग बढ़ रही है, लेकिन उपजाऊ भूमि की जो संख्या है वो कम हो रही है। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन प्रयासों को अपनाना होगा। और जैसे कि कार्बन क्रेडिट के बारे में बताया गया, कार्बन के उत्सर्जन को बताया गया, इसको भी हमें ध्यानपूर्वक अपने करके खेती किसानी के तौर तरीकों में बदलाव करने होंगे। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक के उस पर कुछ और विस्तृत जानकारी लेंगे। आप बने रहें, देखते रहें सच के साथ। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सच के साथ और एक महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर झा जी का रुख करें। डॉक्टर झा जी, जलवायु परिवर्तन भी कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कारक निकल के पिछले 2-3 सालों में देखा जाए तो सामने आया। असमय बरसात हो जाती है, जब बरसात की आवश्यकता हो तो बरसात होती नहीं, तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। ये पूरी चीज़ें कहीं ना कहीं खेती किसानी पर जो उत्पादन होता है उस पर असर डालता है। अगर हम वानिकी को अपनाते हैं तो क्या ये पूरी संभावनाएं हैं कि जलवायु परिवर्तन को हम कंट्रोल कर सकते हैं? कृषि वानिकी जो है, जैसा आप डॉक्टर दास और ने बताया कि कार्बन जो है वो जीवन का आधार है। तो कार्बन, तो जब हम फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को जल से मिलाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनता है और वही हम लोग खाते पीते हैं। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है तो उसके चलते बहुत सारी विपदा आ जाती है और वो अभी दिखने भी लगी है। लेकिन पेड़ में एक गुण है कि जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने शरीर में सोख करके रखता है। तो हम लोगों ने इसका कार्बन, कौन पेड़ कितना सोखता है, जो बहुत तेजी से बढ़ने वाले पेड़ हैं वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। और कुछ पेड़ 3 तरह के होते हैं, एक जो शुरू में बहुत तेजी से बढ़ते हैं, एक मध्य जीवन में बहुत तेजी से बढ़ते हैं और एक बाद वाले जीवन अंतिम काल में बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो हम लोगों को खेत में तो बहुत तेजी से बढ़ने वाले को पेड़ को लगाना पड़ेगा, जो कि जैसे कि आप शीशम है, सीरीस है, ये सभी नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री है। साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। हम लोगों ने एस्टिमेट किया था कि 17 से 18 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर हेक्टेयर
यदि पेड़ 10 साल का हो जाएगा तो वो सूखते हैं। तो इस तरह से यदि कार्बन डाइऑक्साइड को यदि सोखेंगे और वो अपने तना में संग्रहित करते हैं तो उसका आप कार्बन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जी। कुछ पेड़ हैं जो कि सामूहिक क्षेत्र में लगाना पड़ेगा, जैसे कि पीपल है, बरगद है, पाकड़ है। ये शुरू में तो तेजी से नहीं बढ़ते हैं लेकिन बाद में बहुत तेजी से बढ़ते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता होती है, क्योंकि इसके पेड़ बड़े होते हैं, इसमें ज़्यादा पत्तियां होती हैं तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। इसका जीवन काल भी ज़्यादा होता है, 500 से लेकर के 1000 साल तक। तो उतना दिन तक जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में फैल करके और विपदा लाता है वो अपने शरीर में समाहित करता है। इसीलिए कृषि वानिकी आज की आवश्यकता है, उसको अपनाना जरूरी है। ये नहीं है कि खेत में ही, लेकिन बहुत बेकार भूमि है, नहर के किनारे है, सड़क के किनारे है, यहाँ पर पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ लगाने से जो है हमारा जीवन सुखमय और सुंदर हो जाएगा। सुंदर मृदु मृदु रज का तन, सुंदर शैशव यौवन रे, सुंदर सुंदर जग जीवन। कृषि वानिकी अपनाइए और विपदा घटाइए। जी डॉक्टर झा जी, जब पुनर्योजी कृषि की हम बात कर रहे हैं, अगर इसमें हम बांस की खेती को समाहित कर दें तो वो कितना कारगर होगा? बांस जी, बांस जो है बहुत उसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं और हमारे भारत में तो इसकी नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी जैव विविधता है बांस की। बांस में जैसे कि आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप के साथ बांस लगाएंगे तो फसल का उत्पादन घटेगा, लेकिन बांस की एक प्रजाति है थायरोस्टिकस ओलेवरी, जिसमें कि शाखा ही नहीं होती है, एकदम सीधा जाता है, तो उसमें फसल का भी उत्पादन बढ़ेगा। कार्बन भी जो है उसका पत्तियां झड़ती हैं तो उसका थोड़ा मिनरलाइजेशन थोड़ा लेट से होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसको गलाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यदि उपयोग करेंगे तो वो तेजी से मिनरलाइजेशन हो जाएगा। तो बांस ये है कि बांस का उचित प्रजाति को लगाना पड़ेगा। और बांस की बहुत सारी उपयोगिता है, जैसे अगरबत्ती से लेकर के सारा चीज, आजकल फर्नीचर वगैरह भी बन रहा है। लेकिन यह है कि किस फसल के साथ किस बांस की प्रजाति को लगाएं, इसको किसान को जानना पड़ेगा। जैसे कि हमारे यहाँ बिहार में जो है बम्बूसा बाल को हरोतिया बांस लगाते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि वो आगे चल करके झुक जाता है, लेकिन उसमें यदि आप मैग्नीज का इस्तेमाल शुरू में ही करें तो वो उसका डाली झुकता नहीं है। तो ये जो है सिलिकॉन और मैग्नीज, ये जो है बांस को सीधा रखने में, उसकी तना को लचीलापन लाने में, मजबूती लाने में बहुत प्रदान करता है। तो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसका यदि इस्तेमाल किसान शुरू से करें तो उसके साथ आप अंतर्वर्ती खेती कर सकते हैं। उसी तरह से बम्बूसा टुल्डा है जिसका सूप डलिया बनता है, बहुत अच्छा बनता है, तो उसको भी जो है झारखंड में लोग लगाते हैं, लेकिन जो ड्रायर एरिया है वहां पर इस तरह की प्रजाति को लगा सकते हैं। जो पानी वाला है उसमें बम्बूसा बालकोआ लगा सकते हैं। उसी तरह से कांटा वाला बांस है, जैसे बम्बूसा बैम्बू है जिसको फीमेल बैम्बू बोलते हैं, उसमें भी जो है बहुत गुण होता है और उसको घेरा के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं, शेल्टर बेल्ट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह से जो बम्बूसा जिजेंटिया से जो मोटा बांस होता है उसका पल्प पेपर उद्योग में बहुत काम आता है। तो किसान को ये जानना पड़ेगा कि किस फसल के साथ किस बांस की उपयोगिता क्या है, उसके अनुसार ही इसका चुनाव करना नहीं तो फिर जो है ये उससे क्या होता है कि फसल का उत्पादन घटता है और आपस में सामंजस्य घटने से झगड़ा हो जाता है, जिससे सुंदर मृदु रज का जो सपना है जिससे कि हम पूरा दुनिया को सुंदर बना सकें उसमें कमी आएगी। इसलिए वैज्ञानिक तकनीक को जानना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर दिनेश जी, आपका रुख करते हैं। कृषि के क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे जो उत्पादक के रूप में वो किसान है और सारा दारोमदार जब किसान के ऊपर आता है तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं उत्पादक से लेकर जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है कृषि के तमाम सेक्टर्स में। और जब हम पुनर्योजी कृषि की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या आप इस चीज़ को भी मानते हैं कि जो उपभोक्ता है वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं अपना योगदान दे सकता है पुनर्जीवी कृषि को जीवित करने के लिए या पुनर्योजी कृषि किसान को उस तरफ मोड़ने के लिए और इस पूरे इकोसिस्टम को बेटरमेंट की तरफ ले जाने के लिए? निश्चित तौर पे उपभोक्ता भी चाहता है और समझदार हो चुका है कि उसको खाने पीने की या खाद्यान्न पदार्थ की या सब्जी या फल जो हो वो शुद्ध मिले। पहले तो उनमें पेस्टिसाइड नहीं होने चाहिए, जो अवशेष होते हैं पेस्टिसाइड के या पीड़कनाशियों के, रसायनों के, कोई नहीं चाहता कि जहर वाले जहरीले पदार्थ हम खाएं।
कोई नहीं चाहता कि ये जहरीले पदार्थ मिट्टी में डाले जाएं, उपभोक्ता भी जानता है इस बात को। इसीलिए धीरे धीरे अब जैविक खेती का विकास हो रहा है, प्राकृतिक खेती की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा, उपभोक्ता जानता है अच्छी तरह से कि एक तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दूसरा इस तरह के पदार्थों में जो मिनरल्स और खनिज होते हैं उनका प्रतिशत भी ज्यादा होता भरपूर है। मात्रा में। अगर मिट्टी के अंदर खनिज पदार्थ होंगे, स्वस्थ होगी मिट्टी, तो वो बहुत अच्छे खनिज पौधों को भी देगी, तो उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, साथ ही साथ वो सेफ होते हैं, सुरक्षित होते हैं। तो इस तरफ उपभोक्ता जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे, टेस्ट अच्छा आता है उनमें। और सबसे बड़ी बात कि आप प्रकृति की तरफ अपना योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल। आप प्रकृति को, मिट्टी को सुधारने में आप अपना योगदान दे रहे हैं। उपभोक्ता का भी फर्ज बनता है कि ऐसी चीजों को प्रीफर करें जो आपको स्वस्थ रखें, आपकी मिट्टी को स्वस्थ रखें, पर्यावरण को स्वस्थ रखें। और इस तरह की कृषि वही है जिसमें जो बेस्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, जो अच्छी प्रैक्टिसेस है खेती बाड़ी की, अगर उनको अपनाया जाता है तो उससे न्यूनतम मात्रा में आपको खाद्यान्न पदार्थों में जो जहरीली चीजें हैं वो जाएंगी, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप पर्यावरण में भी अपना योगदान दे पाएंगे। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बात की। कुलदीप जी, आपका रुख करता हूं। और जो पुनर्योजित कृषि की हम बात कर रहे हैं, क्या इस कृषि पद्धति को अपनाकर न केवल भारत की, विश्व भर की जो खाद्यान्न की मांग है उसको पूरा हम कर सकते हैं? इतनी क्षमता है इस पद्धति में? बिल्कुल है जी। शुद्ध और पौष्टिक यानी कि स्वास्थ्य का लाभ वो बिल्कुल लाभ होगा। और जागरूक, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया अभी, कि सभी लोग जागरूक अब धीरे धीरे हो गए हैं। जहर खाना कोई पसंद नहीं करता, अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। और वो लोग जो है उसको प्रयास करते हैं कि हमें शुद्ध खाने को मिले, लेकिन मिले कैसे, वो थोड़ी सी समस्या भी है। उसके लिए हमें वैज्ञानिकों को भी और किसानों को भी मिलजुल करके एक दिशा में बढ़ना होगा। क्योंकि एक कहावत है कि साइंस वरदान लेकिन अभिशाप भी, तो वो कहीं ना कहीं अब हमें अभिशाप की तरफ जो है वो बढ़ रहा है ये सारा वो मामला। तो उसके लिए हमें वरदान की तरफ जो पहले थे हम वहीं पर हमें लौटना होगा। और इसके साथ कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा ईश्वर को भी जोड़ देता हूँ कि ये पुण्य का कार्य भी है। कि पुण्य, अगर हमने किसान अच्छी खेती वो करता है तो वो किसान को, यानी कि ऑर्गेनिक खेती करता है, जैविक खेती करता है, तो उसको किसान को पुण्य भी मिलेगा। और वो पूर्ति जो है धीरे धीरे वापस पूर्ति फसल की उतनी ही पहुंच जाएगी, कोई कम नहीं रहती कि कम ही रहती है। हम ज़्यादा खाद कई बार कैसे गेहूं की फसल को ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम खाद डाल देते हैं तो वो ज़्यादा बढ़ करके, और जब फसल लास्ट पे जब कटाई पे आती है तो गिर जाती है। जब उसमें बाली आती हैं तो गिर करके और वो उसमें फसल जो है बहुत कम हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर ऑर्गेनिक होगी तो उसकी जड़ें मजबूत होंगी और वो नीचे से पकड़े रखेंगी, उसका तना मजबूत होगा तो वो गिरेगी नहीं, तो फसल जो है अच्छी फसल पैदावार अच्छी निकलेगी। तो उस तरफ हमें बढ़ना ही होगा। और उससे मैंने जब जैसे बताया कि हमने ईश्वर से पुण्य भी कमाना होगा। बिल्कुल, और जो है बात आपने कही कि इस बैलेंस को बनाना होगा। वही बात निकल कर सामने आती है कि इन तमाम विषय का और तमाम जो सबने अपने पॉइंट्स रखे, जो सबके विचार रखे, वो विचार से निकल कर यही आता है कि किसान भाइयों को, सबको, न केवल उत्पादक को बल्कि उपभोक्ता को भी इसमें अपनी भागीदारी निभानी होगी। और जिस तरीके से हम पुराने समय में पारंपरिक खेती करते आते थे, प्राकृतिक खेती करके आते थे, उन्हीं सब चीज़ों के जो तौर तरीके हैं उनमें थोड़ा सा एडवांस तरीके से बदलाव करके वापस से हमें पुनर्योजित कृषि की तरफ आगे बढ़ना होगा। और जो लक्ष्य हमने रखे हैं उसको तभी हम साकार कर पाएंगे। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि फसल लगाने से लेकर फसल उत्पादन तक और फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन को लेकर ही पुनर्योजित कृषि का एक ढांचा बाचा कह सकते हैं। और कुल मिलाकर इसी को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। और जिस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन हम कर रहे हैं खेती कृषि के नाम पर, उसको भी कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास पुनर्योजित कृषि के नाम पर हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसान भाई इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी खेती किसानी के जो तौर तरीके हैं उसमें बदलाव कर पुनर्योजित कृषि की तरफ आगे बढ़ें। अच्छा उत्पादन तो आप लेंगे, साथ ही साथ आप मिट्टी की गुणवत्ता को बना के रखेंगे। जो उत्पादन आपको मिलेगा उसकी भी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं आप बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल सच के साथ के इस कार्यक्रम में आज पुनर्योजित कृषि को लेकर बस इतना ही। श्री कुलदीप सिंह जी, आप समय निकालकर स्टूडियो पहुंचे, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रमेश कुमार झा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तपास कुमार दास जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि हमारे किसान भाई पुनर्योजित कृषि की तरफ आगे बढ़ेंगे और जो संपूर्ण जानकारी आपने इन विषय से जुड़ी हुई साझा की है, इसका किसान भाई अपनी फसल उत्पादन के क्षेत्र में लागू भी करेंगे। इसके साथ ही आज के सच के साथ में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। फिलहाल इसके साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।